महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जिसे लेकर पूरा देश त्राही त्राही कर रहा है। महंगाई एक ऐसा मसला है जिसे नरेंद्र मोदी ने अपने मंच से कई दफा कहा कि कांग्रेस सरकार अगर विफल रही है तो इस मोर्चे पर हम जो चर्चा कर रहे हैं उसमें अलग अलग रुख निकल कर आते हैं। एक ये कि नरेंद्र मोदी के पास फॉर्मूले हैं, दूसरा रुख ये निकला कि फॉर्मूले हैं लेकिन उन्हें क्या वाकई आजमाया जा सकता है, क्योंकि गुजरात में ऐसा नहीं हुआ है। मैं सिर्फ एक अर्थशास्त्री की भाषा ना इस्तेमाल करके एक जो आम आदमी उसकी भाषा इस्तेमाल करता हूं। देखिए 70 रुपए आज 58 रुपए। यह भी एक सत्य है कि हिंदुस्तान जो है उसमें आयात ज्यादा था, निर्यात कम था। तो हमारा आयात बिल जो है वो 70 रुपए डॉलर पे जब आप उसकी कैलकुलेशन करते हैं तो बहुत ज्यादा था। अब 58 पे है तो वैसे ही कम हो गया। और जिस दिन 45 पे होने वाला है तो आपकी 25% तो महंगाई वैसे कम होने वाली है। शास्त्री से भी ज्यादा नहीं, मैं आंकड़ा नहीं, मैं एक बड़ा एक कॉमन सेंस, मैं आपको एक कॉमन सेंस वाली बात बता रहा हूं। सारा विषय जो पहले कहा ना एक विश्वास का होता है। देखिए चुनौती होती है किसी भी अर्थव्यवस्था के सामने कि लोगों को उस अर्थव्यवस्था पे विश्वास है कि नहीं। सरकार की नियत और नीति भी बहुत महत्वपूर्ण है। इन दोनों चीजों के बारे में जब लोगों को विश्वास होता है तो तब जो है व्यवसाय भी बढ़ता है, उसमें इन्वेस्टमेंट भी आती, सब कुछ होता है। पिछले कुछ सालों से क्या हुआ कि सरकार की नियत और नीति दोनों पे इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ था कि जो यहाँ पे आके निवेश करना चाह रहा था वो नहीं आ रहा था। जो व्यवसायी था वो कहता पैसा संभाल के रख लो, अभी खर्च नहीं करना है क्योंकि पता नहीं क्या हो जाएगा। एक तो इसलिए ये महंगाई तो नीचे आने वाली है। क्रूड ऑयल के रेट 25 पैसे तो ये हमारे लिए डॉलर जो है, आई थिंक सुधांशु जी यहाँ सही है, डॉलर के दाम ऑलरेडी 68 रुपए 70 पैसे में एग्जैक्ट फैक्ट्स दूं उससे कम हो गए और आने वाले समय में और कम होने की उम्मीद है। बिकॉज क्या है कि अब इन्वेस्टमेंट साइकिल स्टार्ट होगा, उससे एक्सपोर्ट्स हमारे बढ़ेंगे, एफडीआई आएगा, तो सिंपल सी बात है जितने डॉलर्स का इनफ्लो बढ़ेगा डॉलर हमारे लिए सस्ता होगा, क्रूड ऑयल हमारे लिए सस्ता हो जाएगा। और साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो मिस आउट हो रही है, इन्वेस्टमेंट साइकिल स्टार्ट करने के लिए नरेंद्र मोदी साहब ने कई जगह स्ट्रेस दिया है। अब इन्वेस्टमेंट साइकिल देखें, पिछले 3 साल से इंडिया का कॉर्पोरेट सेक्टर बड़े प्लांट्स नहीं लगा रहा है। आप विदेशियों को छोड़िए, बहुत बहस हुई कि एफडीआई को आने देंगे नहीं आने देंगे। इंडिया का कॉर्पोरेट सेक्टर इंडस्ट्री नहीं लगा रहा, कारखाने नहीं लगा रहा। अगर वो कारखाने लग जाते हैं, फैक्ट्रीज लग जाती हैं, कितने लाखों लोगों को रोजगार मिल जाएगा, जीडीपी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, कितने टैक्सेस का जनरेशन हो जाएगा, डेफिसिट अपने आप कम हो जाएगा। और साथ ही साथ प्रोडक्शन जब बढ़ जाएगा, सप्लाई जब चीजों की बढ़ेगी, डिमांड उतनी है तो वो खुद इन्फ्लेशन को कम करेगी। तो आई थिंक ये चीजें हो सकती हैं। मैं मानता हूं कि जादू की छड़ी नहीं है। और दूसरी चीज एक ये भी है, हिंदुस्तान का एक नागरिक होने के नाते मैं ये भी कहूंगा कि मोदी साहब को एक 10 सेकंड लूंगा, हमें कुछ वक्त देना होगा। हमें ये नहीं चाहिए कि उनसे घंटों में या दिनों में इंतजार करके कुछ कर देंगे, बट टूल्स उनके पास जरूर हैं जो चीजें कर सकते हैं। और उम्मीद है अब जो चीजें हमें मीडिया से सामने आई हैं साहब, जैसे सुपर मिनिस्ट्रीज के बारे में बात हो रही है, आई थिंक अगर हाँ तो सिनर्जीज काफी डेवलप होंगी। हम अगले मुद्दे की तरफ भी बढ़ेंगे, लेकिन आनंद प्रधान जी भी कुछ कहना चाहते हैं। देखिए असल में जो मुख्य मुद्दा है वो राजनीतिक अर्थशास्त्र का है। यूपीए सरकार की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वो तय नहीं कर पा रही थी कि उसको किस चीज पर सबसे ज्यादा जोर देना है या प्राथमिकता देना है, जिसको हम पॉलिसी पैरालिसिस कहते हैं। वो पॉलिसी पैरालिसिस इसलिए थी कि एक तरफ कॉर्पोरेट सेक्टर की डिमांड थी और दूसरी तरफ आम लोगों की थी। नरेंद्र मोदी की सरकार के सामने भी यही सबसे बड़ी चुनौती है। एक तरफ कॉर्पोरेट सेक्टर, जितने भी इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, सबकी डिमांड यह है कि सब्सिडी को कम करिए, फिस्कल डेफिसिट को कम करिए। और दूसरी तरफ आम लोगों की उम्मीद है कि उनके लिए महंगाई कम की जाए। अगर आप सब्सिडी कम करना चाहते हैं, अगर आपको पेट्रोलियम सब्सिडी खत्म करनी है, आपको फूड सब्सिडी खत्म करनी है, आपको फर्टिलाइजर सब्सिडी खत्म करनी है, उसका बोझ किस पर जाएगा? उसका बोझ आम आदमी पर जाएगा। और अगर आम आदमी को उसका बोझ उठाना है, जैसे अभी सबसे पहले फैसला इनको करना है कि रेलवे बजट आएगा, उसमें रेल किराए बढ़ाए जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो एक तरफ से कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ से लगातार जो मांग की जा रही है कि इन सब सब्सिडीज को खत्म किया जाए। यूपीए सरकार एक तरफ कोशिश, उनके सरकार के अंदर सबसे बड़ी समस्या ये थी कि एक तरफ सोनिया गांधी के नेतृत्व में नेशनल एडवाइजरी कमिटी बार बार इस तरह के फैसले कर रही थी कि जो प्रो पीपुल हो सकते हैं, और दूसरी तरफ मनमोहन सिंह के नेतृत्व में कॉर्पोरेट सेक्टर का डिमांड था। और इस चक्कर में सरकार तय नहीं कर पाती थी कि हम किधर जाएं। और यही मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी के सामने भी यह चुनौती है कि उनकी प्राथमिकता क्या है, महंगाई कम करना या कॉर्पोरेट सेक्टर को खुश करना
करने के लिए सब्सिडी कम करना या गैस की कीमतों में बढ़ोतरी करना। अच्छी बात यह है कि सियासी पसुपेश कम से कम ऐसा नहीं है, हाथ दो तरफ नहीं खिंच रहे हैं। बिजुन जी आपसे और आलोक जी माफी चाहूंगी कि चर्चा अभी आपसे नहीं कर पाई हूं, ब्रेक के बाद हम लौटेंगे क्योंकि मसले बहुत सारे हैं। नरेंद्र मोदी ने मंच से कई दफा यह भी कहा था, मर जवान मर किसान, कांग्रेस कहती रही है हम बदलेंगे उस नारे को, हम वापस जय कहेंगे दोनों को। लेकिन क्या कहने की स्थिति में है सरकार, क्या मंशा वैसी है, क्या नीतियां उनके पास हैं? इस ब्रेक के बाद नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह, आप देख रहे हैं आज तक। वो उम्मीद ही तो थी जिसके ऊपर सवार होकर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की शपथ अब लेने वाले हैं। वो उम्मीद ही थी जिसकी वजह से इस पूरे देश ने चुना है नरेंद्र मोदी को, अब की बार मोदी सरकार के नारे को सार्थक किया। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये मोदी सरकार है लेकिन उम्मीदें हजार हैं। हजार भी कहना बहुत छोटा होगा क्योंकि न जाने कितनी उम्मीदें इस पूरे देश के लोगों ने पाल रखी हैं नरेंद्र मोदी से, उनकी सरकार से। नरेंद्र मोदी अगर सत्ता में आए हैं तो उसके पीछे है वो गुजरात मॉडल, उस गुजरात मॉडल का सपना जिसे संजोकर नरेंद्र मोदी ने कहा, देखिए गुजरात के लिए ये किया है, पूरे देश के लिए भी मैं यही करूंगा। लोग इंतजार में हैं, उम्मीदें बहुत इसलिए हैं क्योंकि समस्याएं बहुत हैं लोगों के सामने। लेकिन क्या ये ऐसी चीजें हैं, एक दफा आपको याद होगा राहुल गांधी ने कहा था कि अगर इस देश के लोग सोच रहे हैं या फिर कोई एक खास शख्स सोच रहा है कि एक सफेद घोड़े पर सवार होकर वो आएगा, एक जादू की छड़ी घुमाएगा और पूरे देश की सारी समस्याएं गायब हो जाएंगी, तो ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन देश ने चुना है, देश ने सफेद घोड़े पर सवार उस शख्स को चुना है, लेकिन क्या उसके पास वो जादू की छड़ी है? उन उम्मीदों को कैसे पूरा किया जा सकता है, उम्मीदों की वो फहरिस्त कैसी दिखती है, वो जानने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। इस खास शो में हम सबसे आपका परिचय करवा देते हैं। कुछ पत्रकार हैं, कुछ अर्थशास्त्री हैं, कुछ रक्षा विशेषज्ञ हैं और उनसे ही हम जानेंगे कि जो आगे का रास्ता है वो किस तरह का होने वाला है नरेंद्र मोदी के लिए, उससे बढ़कर वो रास्ता कैसा होने वाला है आपके लिए, क्योंकि आपने भी उम्मीदें संजोई होंगी कि नरेंद्र मोदी आपके लिए क्या करने वाले हैं, क्या कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम आपको दिखाएं। आलोक पौराणिक जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। हम सबसे पहले परिचय करवाते हुए चलते हैं। हमारे साथ राजेश कपाड़िया जी हैं, हमारे साथ आनंद प्रधान जी हैं, इसके अलावा राकेश सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। माफ कीजिएगा, आकाश जिंदल जी हमारे साथ हैं। अभी राकेश सिन्हा का इंतजार अभी हमें है, वो पहुंचे नहीं है यहाँ पर। हमारे साथ आलोक मेहता जी हैं, सुधांशु मित्तल जी हैं और साथ ही हम आपका परिचय करा देते हैं कपिल काक से और पार्थ सारथी जी से, और साथ में बिजोन मिश्रा जी हमारे साथ आ चुके हैं। आप सबका बहुत स्वागत है। अब आपके जहन में क्या होगा कि अर्थशास्त्री क्या सोच रहे हैं, क्या बेरोजगारी जाएगी, क्या महंगाई गायब होगी? लेकिन उससे शुरुआत करते हैं जो नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले किया है। पार्थ सारथी जी, लोग इंतजार करते रह गए कि नरेंद्र मोदी अब आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। कूटनीति तो सत्ता संभालने से पहले उन्होंने शुरू कर दी। देखिए, बात यह है कि आजकल की दुनिया में किसी देश की प्रगति के लिए जो बाहरी रिश्ते हैं और खासकर ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में वो और महत्वपूर्ण बन जाते हैं। उनका जो असर है वो ज़्यादा पड़ता है। खास तौर पर अगर आप अच्छे विदेश नीति चलाना चाहें और एक किस्म से जिसे रीजनल इंटीग्रेशन कहते हैं, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, यानी कि आर्थिक रूप से हमारे जो इकोनॉमी है दूसरों के इकोनॉमी के साथ सम्मिलित करना, तो अच्छा रहेगा कि जो भी अपना निकट पड़ोस है, और निकट पड़ोस को मैं सिर्फ दक्षिण एशिया नहीं समझता हूँ, मैं पूर्वी एशिया को, दक्षिण पूर्वी एशिया को और खाड़ी के देशों को भी निकट पड़ोस समझता हूँ। उनके साथ आर्थिक संगठन बनाना महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में हाँ, इस तरह के जो कदम उठाए गए हैं नरसिम्हा राव जी के ज़माने से, लेकिन मैं समझता हूँ इसको और मोमेंटम मिलेगा। रहा सवाल कि दक्षिण एशियाई देश के लोगों के यहाँ बुलाना, देखिए प्रधानमंत्री इलेक्ट जो हैं नरेंद्र मोदी जी, इनके खिलाफ मैं दुख से कहना चाहता हूँ कि भारतीय नागरिकों ने जो प्रोपेगेंडा चलाया है विदेश देशों में, एक छवि बना दी उनकी कि गैर जिम्मेवाराना ताल्लुक होगा पड़ोसियों के साथ। तो पड़ोसियों को यहाँ बुलाना, साथ जो सार्क के नजरअंदाज भी कर दिया जाता है, उनको बुलाया गया है।
उनको निमंत्रण पत्र गया है, तो स्पष्ट एक संदेश जाता है दुनिया को कि ये एक अवसर है जहां ना सिर्फ भारत के लोग जश्न मना रहे हैं अपने जो सफलतापूर्वक ये इलेक्शंस रहे हैं, चुनाव रहे हैं, लेकिन उसके उनका ही ये जश्न मनाना नहीं है, वो उसमें सम्मिलित करने चाहते हैं निकट पड़ोसियों को, जो तो दुनिया को संदेश जाता है। मैं समझता हूँ इसे आप सिर्फ दक्षिण एशिया के जरिए नहीं देखते, दुनिया को संदेश जा रहा है, दुनिया को संदेश जाता है कि हम सब के साथ अमन, शांति और सहयोग चाहते हैं। बड़े देशों से भी रिश्तों की हम बात करेंगे, लेकिन कपिल कांत जी, बहुत सारे लोगों को इसमें हड़बड़ी भी नजर आई और कहा गया कि इस हड़बड़ाहट की वजह से कहीं आगे दिक्कत ही ना हो जाए। सब तो पहले ये भी उनके आलोचक ये भी कह रहे थे कि नवाज शरीफ को ऐसी स्थिति में डाल दिया है कि क्या पता आ ना पाए, उसके बाद लेने के देने पड़ जाए, जो पटरी पर आप ला रहे थे वो डिरेल ही हो जाएगी। क्या हड़बड़ाहट दिखती है या एक अच्छी मंशा दिखती है? ये बिल्कुल अच्छी मंशाली है। मैं समझता हूँ जब छोटा था, एक बॉलीवुड का गाना था, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। निगाहें तो नवाज शरीफ की तरफ जा रही हैं, मगर निशाना, मैं पार्थसारथी साहब से बिल्कुल सहमत हूँ, निशाना एक ग्रैंड स्ट्रैटेजी है, महारणनीति है। उस पे निकट पड़ोस, उस पे आंतरिक सुरक्षा, विकास, आर्थिक विकास, वाणिज्य, निकट पड़ोस में, उसके बाहर भी, ये सब जुड़े हुए हैं और वो संकेत दिए जा रहे हैं। वो संकेत हमारे खुद के देशवासियों को दिए जा रहे हैं, क्योंकि उनकी उम्मीदें, मुझे डर ये है कि उम्मीदें इतनी बढ़ी हुई हैं कि अब 56 इंच की छाती वो उम्मीदें नहीं बढ़ सकता है। 156 आर्थिक चुनौतियां हैं, सारे एजेंसी 56 से 156 इंच पहुंच गया है सुधांशु जी। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब तक आप ये सब कुछ सोच विचार के साथ देश के सामने, पड़ोस में और विश्व में भी उम्मीद बढ़ी हुई है। आप स्टॉक मार्केट देखिए कहाँ जा रहा है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स कहाँ जा रही हैं पिछले, ये उम्मीद लेके कि मोदी साहब आने वाले हैं। वो आर्थिक जो क्षमता है वो रिफ्लेक्ट नहीं करती है जो आपका स्टॉक मार्केट। कम मौके मिले हैं चुनाव प्रचार के दौरान, 36 इंच की छाती से ज्यादा महत्वपूर्ण है 156 इंच का इरादा। इस समय इरादों पे चलिए, और पहला ही कदम इरादों के हौसले दिखाता है। बहुत इसके पीछे विवाद हो सकता था, अरे पाकिस्तान के साथ ये हो रहा है, इसके साथ ये हो रहा है, बहुत विवाद हो सकता था। एक हौसला और एक हिम्मत रख के एक नई शुरुआत करना, ये इरादे दिखाता है। मैं सिर्फ एक शब्द इसमें कहना चाहता हूं, जो कि पार्थसारथी जी भी कह रहे थे, जिसका महत्व हमें समझना चाहिए। विदेश नीति अब सिर्फ कूटनीति नहीं बची हुई है। वाणिज्य जो है इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण अंग है किसी भी विदेश नीति का। दुर्भाग्य से हमारे यहां हमने नो टच इट नॉट रख रखा। आप जितने भी अंतर्राष्ट्रीय दूतावास हैं, उनका किसी भी देश के अंदर मुख्य काम क्या होता है? अपने देश के व्यवसायियों का वहां पे कैसे प्रोत्साहित करा जा सकता है, कैसे ज्यादा से ज्यादा व्यापार हो सकता है। तो जो माइंडसेट है, उसको नया परिवर्तन माइंडसेट जो है वो अब आपको देखने को मिल रहा है। ये सारी चीजें हैं, लेकिन उस चीज की बात करते हैं जो सबसे बड़ी चुनौती नरेंद्र मोदी के सामने दिख रही है। इस बात का जिक्र उन्होंने बार बार अपने प्रचार के दौरान किया था। मंच से पूछा करते थे महंगाई कम हुई, लोग कहते थे नहीं हुई। सुनिए क्या कहते थे, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। भाइयों बहनों, मैं पूछना चाहता हूं, जब पिछली बार चुनाव में कांग्रेस के नेता आए थे, उन्होंने कहा था 100 दिन में महंगाई हटाएंगे, कहा था। कांग्रेस ने 100 दिन में महंगाई हटाने का वादा किया था। जरा जोर से जवाब दो। कांग्रेस ने 100 दिन में महंगाई हटाने का वादा किया था। महंगाई हटी, महंगाई घटी, महंगाई बढ़ी। भाइयों बहनों, जिस कांग्रेस ने आपके साथ वादा खिलाफी की और 10 साल हो गए दिल्ली के तख्त पर बैठे हैं, क्या उनको
उनको अब घर भेजने की नौबत आई है कि नहीं आई है? आलोक पुराणिक जी, महंगाई घटेगी? मोदी जब चीफ मिनिस्टर थे तब उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की थी, उसमें महंगाई कम करने के बड़े ठोस सुझाव उन्होंने उसमें दिए थे। मुझे लगता है कि उन सुझावों पे अगर ईमानदारी से 50% अमल भी हो जाए। एक सुझाव उसमें था कि ब्लैक मार्केटिंग पे सजा बढ़ा दी जाए। एक सुझाव उनका था कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन का रियल टाइम डेटा, क्या बन रहा है, क्या बिक रहा है, इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। तीसरा उन्होंने कहा था कि प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, अगर कीमतें बढ़ रही हैं तो उसको कम से कम गरीब आदमी के अफोर्डेबिलिटी में कहाँ तक लाया जाए। और चौथी बात, हम 10 सालों से सुनते आ रहे हैं कि महंगाई का उपाय एक राशन की दुकान हुआ करती है, गरीब आदमी को सस्ता अनाज मिलता है। लेकिन 10 साल से हम ये भी सुन रहे हैं कि राशन की दुकान पे गया 50 से 54%, 54% माल चोर बाजार में बिकता है। तो अगर ये 4 चीजें, राशन की दुकान सही तरह से काम करना शुरू कर दे, उनके एक राज्य छत्तीसगढ़ में बहुत सही तरह से काम कर रही है, अगर वो पूरे देश में हो जाए तो मुझे लगता है ये सारी चीजें दूर करना बहुत मुश्किल नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो 6 करोड़ गुजरात में चीजें एग्जीक्यूट करवाना उतना मुश्किल नहीं है। अब ये 125 करोड़ तरह की सरकारें, तरह तरह की आइडियोलॉजीज, वहां एग्जीक्यूट कैसे होंगी? तो मोदी के पास मुझे लगता है महंगाई दूर करने के नट बोल्ट तो हैं, लेकिन वो नट बोल्ट पूरे भारत के सिनेरियो में फिट कैसे होंगे, ये देखने की बात है। राजेश कपाड़िया जी, आपसे सवाल मैं पूछूं उससे पहले बता दूं कि देवेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कृषि एवं खाद्य विशेषज्ञ, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन राजेश कपाड़िया जी, दरअसल रपरिया नॉट कपाड़िया, आई एम सो सॉरी, ये जानना चाहती हूँ कि कांग्रेस के दौरान ये कहा जाता था कि जब भी महंगाई बढ़ती थी तो कहा जाता था कि आप लोग समझ ही नहीं रहे हैं, अर्थव्यवस्था की कुछ मजबूरियां होती हैं। आप देखिए विदेश में फला चीज फला हो गई है, तेल का दाम पर बैरल इतने डॉलर हो चुका है। तो उन चीजों को देखते हुए आप देखिए यहाँ पर तो हमारे तो हाथ बंधे हुए हैं। क्या जिन मुद्दों का, जिन तरीकों का, जिन कदमों का जिक्र उन्होंने किया है, वो चीजें लागू करते हुए मंशा साफ नहीं हुई तो ये दलीलें फिर से सुनाई दें और लोग महंगाई में उसी तरीके से जकड़े रहें? देखिए, जहाँ तक गुजरात मॉडल के थ्रू महंगाई कम करने का सवाल है तो आप जो निश्चित मान के चलिए महंगाई कम नहीं होगी। गुजरात में ऊर्जा के दाम सबसे ज़्यादा हैं। यदि तात्कालिक राहत जो चुनावी वायदा है, यदि महंगाई से राहत दिलानी है तो उसमें ऊर्जा पॉलिसी सबसे बड़ी है। सबसे बड़ा सवाल है आप डीजल को लेकर क्या करने वाले हैं, गैस प्राइसेस को लेकर क्या करने वाले हैं, पेट्रोल प्राइसेस को लेने, खाद्यान्न का जो कीमतें हैं वो किसी के हाथ में नहीं है। चाहे जितनी बड़ी जादू की छड़ी जिसके हाथ में आ जाए वो नहीं कर सकता। पहला इंडिकेशन यदि मोदी सरकार चाहती है, जनता की आकांक्षाओं पे खरा उतरना चाहते हैं तो उन्हें अपनी ऊर्जा नीति डिक्लेयर करने पड़ेगी, बताने पड़ेगी। और गैस की प्राइसेस का क्या होगा, डोमेस्टिक गैस सिलेंडर का क्या होगा, डीजल का क्या, सारी महंगाई पिछले 10 साल में जो जनित हुई है वो पेट्रोलियम प्राइसेस की वजह से हुई है, सोने की प्राइसेस की वजह से हुई है, देश में काले धन की वजह। काले धन का जिक्र आलोक जी ने किया, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, गुजरात इस देश का ब्लैक मनी प्रोड्यूस करने वाला सबसे बड़ा प्रदेश है जहाँ 15 साल से मोदी जी राज करते हैं। सुधांशु जी इसके जवाब देंगे, हम आपसे लेंगे इसका जवाब, क्योंकि इस जवाब पर निर्भर है कि देश की उम्मीदें पूरी होती हैं या नहीं। हम एक ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो महंगाई के ही मुद्दे पर हमारी चर्चा आगे बढ़ेगी। आप देखते रहिए आज तक। बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। देश की जितने मर्ज, उसका उपाय सिर्फ एक, मोदी सरकार। तो मोदी सरकार है, उम्मीदें हजार हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान हैं जो बता रहे हैं कि क्या वाकई इन सभी मर्ज का इलाज हो सकता है। अब चर्चा अपनी शुरू करें उससे पहले दिखाते हैं कि दरअसल किसानों के मसले पर क्या कहा था नरेंद्र मोदी ने। एक तरफ मोदी घिरते रहे गुजरात में खुद इस मसले पर कि क्या गुजरात में किसानों की आत्महत्या के मामले आए हैं या नहीं आए हैं, लेकिन घेरते रहे वो राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस सरकार को, यूपीए सरकार को, कि उनकी जो पॉलिसीज रही हैं उसके तहत जो जवान हैं वो भी मरते हैं, जो किसान हैं वो भी मरते हैं। मन से किस तरह से निशाना साधा था वो पहले सुन लीजिए। लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने देश को मंत्र दिया था, जय जवान जय किसान। और एक जमाना था हिंदुस्तान विदेशों से अनाज मंगवाता था,
लाल बहादुर शास्त्री के आह्वान पर इस देश की जनता ने, किसानों ने इतना पसीना बहाया, अन्न के भंडार भर दिए, विदेशों से अन्न लाना न पड़े, ये परिस्थिति पैदा कर दी। जय जवान जय किसान के मंत्र को देश के जवानों ने जी करके दिखाया, देश के किसानों ने जी करके दिखाया। लेकिन भाइयों बहनों, क्या ये कांग्रेस के शासन में जय किसान हमें नजर आ रहा है? लाल बहादुर शास्त्री ने जब वो नारा दिया था, एक युद्ध के जख्म सह रही अर्थव्यवस्था भी उससे उबर गई थी, उस क्रांति से। हमारे साथ देवेंद्र शर्मा जी हैं, जो कि चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कृषि और खाद्य मामलों के विशेषज्ञ हैं। देवेंद्र जी, अभी जो नीतियों का खाका आपको समझ में आता है, जो सरकार हुई नहीं है लेकिन सत्ता से पहले की जो सरकार है, जो नीतियां, जो मंच से बातें सुनी, जो पीछे की सुगबुगाहट सुनाई देती है, उसमें आपको क्रांति के बीज दिखते हैं? किसानों के लिए खुशी का आलम, यानी कि ये कह सकते हैं कि किसानों के भी अब अच्छे दिन आने वाले हैं, ये कह सकते हैं? इसको किसानों की बात करने से पहले अगर आप मुझे थोड़ा सा समय दें, क्योंकि मैंने बहुत शांति से सबको सुना है। ये जो महंगाई की बात हो रही थी, मैं एक बात उसमें स्पष्ट करना चाहता हूं कि अगर सरकार की नीयत हो महंगाई कंट्रोल करने के, तो एक महीने से ज्यादा का काम नहीं है। मैं खाद्यान्न की महंगाई की बात कर रहा हूं। और यह दुर्भाग्य है कि हमारे जो देश के जाने माने इकोनॉमिस्ट जब टेलीविजन पे आते हैं तो वो हर बात करते हैं कि सप्लाई डिमांड कंस्ट्रेंट है। मैं आपको बता दूं, इस देश में कहीं सप्लाई कंस्ट्रेंट नहीं है खाद्यान्न के मामले में, और हमारी कहीं पैदावार कम नहीं हुई है। पिछले 5 साल में पैदावार बढ़ती आई है हर एक चीज की। उसके बावजूद ये महंगाई क्यों हो रही है? अब पिछले साल आपको याद होगा जब प्याज की महंगाई, जब प्याज के जो कि दाम थे वो आसमान छू रहे थे, तो ये सामने आया था कि मात्र 4% पैदावार कम हुई थी, 4%, और 600% दाम बढ़े थे। तो इसका मतलब साफ है कहीं सप्लाई डिमांड कंस्ट्रेंट नहीं था। वो जो एक ही दिन में अगर 400 करोड़ रुपए ट्रेड कमा लेती है, और वो रिटेल एंड होलसेल ट्रेड दोनों का मिला जुला ये काम था जिसको इतने सालों से महंगाई को लोगों को जूझना पड़ रहा है। और किसी ने कोशिश नहीं की कि इन पे लगाम लगाई जाए रिटेल और होलसेल ट्रेड पर। और एग्जांपल दिए जाते हैं, साहब इंटरनेशनल प्राइसेस हैं उसके करके हमें सहना पड़ रहा है, या कहा जाता है कि एफडीआई रिटेल आएगी तो महंगाई कम हो जाएगी। ये सब कहीं कहा जाता है कि एग्रीकल्चर को, अभी तो हमारे एक इकोनॉमिस्ट अभी परसों चौथ उन्होंने एक लेख लिखा है, उन्होंने कहा कि भाई कंट्री को इंपोर्ट्स खोल देने चाहिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के और दूध के, ताकि हमारी महंगाई कम की जा सके। इससे ज्यादा डैमेजिंग देश के लिए क्या हो सकता है जो हमारे ऐसे इकोनॉमिस्ट जाने माने ये सजेशन दे। कहने की बात यह है कि अगर प्राइम मिनिस्टर चाहे तो महंगाई कंट्रोल करना मात्र 1 महीने से ज्यादा का काम नहीं है। अगर वो अपने उस पे उनकी जैसे कि नियत है और हम सब जानते हैं उनकी इच्छा है, हो सकता है। दूसरी बात आपने किसानों की ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे जब भी मैं चर्चा देखता हूं तो कहा जाता है कि 4% ग्रोथ हो। अरे आप 8% ग्रोथ कर लीजिए एग्रीकल्चर की, किसान तो मर रहा है। और ये नहीं हम जानना चाहते कि किसान की इनकम कैसे बढ़ाई जाए। आज क्राइसिस किसान की इनकम का है, जैसा कि मोदी जी ने कहा है, बिल्कुल ठीक कहा है कि किसान मर रहा है। किसान का मरने का आंकड़ा देखिए आपके सामने है, हर 1 घंटे में 2 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। पंजाब में देख लीजिए जो कि इतना एग्रीकल्चरली प्रोग्रेसिव स्टेट है, अभी पिछले 3 दिन में 2 किसान आत्महत्या की, पिछले हफ्ते में 4 किसान और मर चुके हैं, उससे पीछे देखें 10 किसान और आत्महत्या की 40 दिनों में। तो पंजाब में अगर ये आत्महत्याएं होती है, मराठवाड़ा में देख लीजिए आपके 101 किसानों ने आत्महत्या वहां पर की है। आप विदर्भा में देखिए हर रोज 5 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तेलंगाना में 5 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। विदर्भा में, बुंदेलखंड में 3 किसान रोजाना आत्महत्या कर रहे हैं। कहीं चर्चा है इन चीजों की? ये कहा जाता है कि सर एग्रीकल्चर ग्रोथ बढ़ेगा तो इनका हाशिया ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। किसान की मात्र जो इनकम है, आपको हैरानगी होगी कि 2115 रुपए प्रति माह प्रति किसान परिवार की इनकम है, जो कि पॉवर्टी लाइन पे है। तो किसान की इनकम को बढ़ाने के लिए मुझे लगता है कि सबसे पहले फोकस करना पड़ेगा। और मोदी जी की जहां तक मैंने जाना है या देख रहा हूं कि वो चाहते हैं कि किसान की इनकम बढ़ाई जाए। लेकिन ये जो उदाहरण दिए जाते हैं हमारे यहाँ इकोनॉमिस्ट द्वारा कि साहब वो इनकम बढ़ेगी तभी जब हमारे बाहर से निवेश आएगा, वो गलत है। हमारे पास, मेरा ये सोचना है और मेरा मानना है कि अगर आप किसान के लिए एक वेतन आयोग, आय आयोग का गठन करना चाहिए कि उसको भी कम से कम चपरासी जितनी इनकम तो मिले। चपरासी को 15,000 रुपए पर माह इनकम मिलती है और हमारे अन्नदाता, और ये अफसोस की बात है कि 60% किसान भूखे पेट सोते हैं। जी, और ये बताइए क्या विडंबना है कि 60% किसान भूखे पेट सोते हैं। किसानों को अगर हम देख लें, पंजाब का ही जिक्र किया, समस्या अलग है लेकिन जो कुल निष्कर्ष दिखता है वो अलग दिखता है। एक ब्रेक का वक्त हो चला है, ब्रेक के बाद चर्चा को बढ़ा रहे हैं।
महंगाई कम करना अगर देश की उम्मीद नंबर 1 के तौर पर नजर आता है तो ये मसला उलझा हुआ भी उतना ही है। बिना वक्त गंवाए बिजोन मिश्रा जी, मैं आपकी राय लूंगी इस पर। मेरा केवल एक ही अपेक्षा है कि उपभोक्ता ये देखना चाह रहा है कि ये सरकार कैसे कम से कम लागत में अच्छा से अच्छा एफिशिएंटली सरकार को चला सके। आज लीन गवर्नेंस पे वो चुनाव जीत कर आए हैं और वो बार बार ये कहे हैं कि गुड गवर्नेंस। तो गुड गवर्नेंस आएगा जब आप ये दिखा सकोगे कि हम तंत्र को एक भयंकर रूप नहीं दे देंगे, एक बहुत बड़ा सा रूप नहीं दे देंगे, बट कम से कम साधन से एक अच्छा से अच्छा लोगों तक एक तंत्र पहुंचाएंगे, एक सुविधा पहुंचाएंगे। और सब्सिडी की जो बात है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो हम देख रहे हैं, जो अनाउंस किया है कि हम सब्सिडी घटाएंगे, किस पे? जितने इंपोर्टेड गैस, आपके डीजल, ये सारे जगह पे वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हम सुने हैं जो कह रहे हैं कि क्या हमको सब्सिडी को रैशनलाइज करना होगा। क्यों रैशनलाइज करना होगा? क्योंकि ये देखा गया है कि जो सब्सिडी गरीबों के लिए जरूरत है, वो सब्सिडी जो व्यक्ति को नहीं चाहिए उनको मिल रहा है, और जिनको एक्चुअली चाहिए उनको नहीं मिल रहा है। और बार बार हम लोग ये महंगाई को कम कराने का ये स्लोगन लगा रहे हैं कि जिसको चाहिए, जैसे हम गरीबी दी हैं और हमको स्वास्थ्य चाहिए, हमारे पास पैसे नहीं है स्वास्थ्य के लिए, रक्षा के लिए, हमको मुफ्त में स्वास्थ्य दिलाना अनिवार्य है। लेकिन यदि कोई अमीर है, जिसको पैसा जिसके पास है, उसको एम्स में जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। उनको वो तंत्र से हट जाना चाहिए उनको, और गरीबों को उस बेड को लेना चाहिए जो स्वास्थ्य के लिए रखा गया है। तो हम समझते हैं कि पहला चुनौती जो मोदी जी के सामने आया है कि वो इस बात को कैसे वो दिखा सकें कि वो एम्स के बेड में एक गरीब सो रहे हैं, एक अमीर नहीं सो रहे हैं। और ये हम लोग देखना चाहेंगे कि ये कई दिनों में, कितने दिनों में, कितने महीने में उसको उपलब्ध कराएं, ये हम लोग देखना चाहेंगे। क्या संकेत है कि नीतियां व्यावहारिक हैं? देखिए श्वेता, मैं तो एक बात कहूँगा, बड़े अर्थशास्त्री और विद्वान हमारे साथ हैं। मेरा मानना है कि ये 60s से, और पुराने लोग जानते हैं कि प्रॉब्लम हर बार, हर सरकार आने पर, नेहरू एरा से लेके मनमोहन सिंह तक या वाजपेयी के समय में भी हर बार महंगाई का इशू उठा है, कैसे कंट्रोल करें। मुझे लगता है कि इसमें राज्यों की भूमिका भी बहुत बड़ी होगी। हम इसलिए कहना चाहिए कि हम अचानक अपेक्षा बढ़ा रहे हैं, आप और हम लोग टेलीविजन पर, अखबारों में, बिल्कुल मोदी जी इसको पूरा कर दीजिए। यदि तमिलनाडु की सरकार ठीक से काम नहीं करे, यदि कहीं कर्नाटक की न करे या कहीं मध्य प्रदेश की न करे, उसका सबसे बड़ा खामियाजा भुगतना होगा। तो मोदी जी के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उन राज्यों के साथ ऐसा तालमेल, जैसे अभी राशन की बात कही गई थी, राशन या स्वास्थ्य बीमा योजना, आपको स्वास्थ्य का नाम लिया इसलिए बता रहा हूँ, कांग्रेस या यूपीए सरकार की योजना थी कि 30,000 रुपए तक मतलब मिल सकता है किसी भी गरीब से गरीब को, जो रिक्शा चलाने वाले को। सबसे खराब परफॉर्मेंस ये था तो कांग्रेस सरकार शासित राज्यों पे। छत्तीसगढ़ मॉडल था, उसने कहा कि नहीं, सब पर उन्होंने जरूर अपना मोहरा लगा दिया, उस पर फोटो भी रमन सिंह जी का लगा, लेकिन उन्होंने कहा सब ऐसे जितने गरीब हैं मैं सबको स्वास्थ्य बीमा मुफ्त कर दिया। ये योजना राज्यों के जरिए वो कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, और इसलिए मैं थोड़ा सा विदेश वाला मामला जोड़ूंगा। एक खतरा है नवाज शरीफ को बुलाना, उसको इतना पीक पर ले जाना, उससे यदि कुछ राज्यों में नाराजगी हो, यदि श्रीलंका के राष्ट्रपति नाराजगी हो, ऐसे कदम संभाल के यदि नहीं रखे तो उन राज्यों से जो तालमेल की उम्मीद है, आज जयललिता जी पीछे हट गई, उद्धव ठाकरे कहीं नाराज हो रहे हैं, कहीं केरल का मुख्यमंत्री नहीं आ रहा, वो जो मनमोहन सिंह का तो संवाद नहीं था। नरेंद्र मोदी जी से अपेक्षा हमारी यह है वो करें, लेकिन जो वायदा किया है वो दिल्ली से पूरा नहीं होगा। लेकिन इसमें यह भी तो हो जाता है कि अगर हम श्रीलंका से रिश्ते हमारे अच्छे होते हैं तो कम से कम चीन जो वहां पर पोर्ट बनाने की सोच सकता है उससे। कि विदेश नीति में संविधान के अनुसार ये केंद्र का जिम्मेवारी है। लेकिन केंद्र का जिम्मेवारी ये भी है कि हर विषय पर आप प्रांतीय गवर्नमेंट को कंसल्ट करें। मैंने श्रीलंका के बारे में 1986 से डील करता आ रहा हूँ। हर बार हमने वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनको साथ ले चला है। ये एक अद्भुत विषय है कि जहां आपने सार्क के लोगों को बुलाया। मैं नहीं समझता हूं कि तमिलनाडु के मांग या महाराष्ट्र के मांग के आप नवाज शरीफ नाम बोले, ये उचित है। अगर कुछ द्विपक्षीय विषय पर आप बातचीत कर रहे हो, किसी ऐसे राज्याध्यक्ष को बुला रहे हैं
जिससे किसी प्रांत का वास्ता हो तो जरूर उन्हें कंसल्ट करें। अगर फर्ज करें कि आप पूर्वी सीमाओं के बारे में बात कर रहे हैं तो जरूर आपको कंसल्ट करना पड़ेगा पूर्वी बंगाल से और त्रिपुरा के साथ। अब ये एक मसला है, बट मैं पूरी यकीन रख रहा हूँ कि जैसे कि पूर्व में हुआ, जहाँ श्रीलंका का समस्या हो या पाकिस्तान की समस्या हो, सबके साथ सम्मिलित होकर निर्णय लिए जाएंगे। दूसरी बात है अगर आप गलत निर्णय लें वो तो दूसरी बात है, बट नॉर्मली मैंने देखा है खासतौर पर श्रीलंका के मामले में और जहां अपने पूर्वी नदियों के मामले में हमने या जितने भी सीमावर्ती प्रांत है उनको साथ लिया है। ब्रेक लेने का वक्त यहाँ पर हो चला है, हम एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। मंत्रिमंडल को लेकर बहुत सारी सूचनाएं आ रही हैं, हम बताएंगे आपको कि किस तरह का मंत्रिमंडल हो सकता है, कौन स्पीकर बन सकता है, कौन कौन हो सकता है मंत्रिमंडल में शामिल, क्या विभाग हो सकते हैं। कयास बहुत लग रहे हैं लेकिन अब कयास का दौर निकल चुका है, तो इस पर चर्चा हमारी रहेगी। इस एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह, आप देख रहे हैं आज तक। लगभग तैयार हो चुका है खाका नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल का। विचार विमर्श लगातार चल रहा है, लेकिन जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है, हालांकि कुछ सूत्रों के हिसाब से तो आज ऐलान भी हो सकता था, लेकिन अभी तक आपको बताएं कि जिस तरह की सूरत हाल है उसमें संभावित मंत्रियों की सूची हम आपके सामने रख सकते हैं। वेंकैया नायडू, गोपीनाथ बन सकते हैं मंत्री। ये चंद ऐसे नाम हैं जो चल बहुत दिन से रहे हैं, लेकिन अब मुहर इन पर तय है। उमा भारती, मेनका गांधी भी संभावितों की सूची में शामिल हैं। पीयूष गोयल मंत्री बन सकते हैं। इसके अलावा स्पीकर के तौर पर सुमित्रा महाजन का नाम सामने आ रहा है। अभी तक बहुत अलग अलग नाम चले हैं, लेकिन सुमित्रा महाजन का भी नाम एक स्पीकर के तौर पर सामने आ रहा है कि हो सकता है वो स्पीकर हो। सबसे लंबे वक्त तक किसी महिला ने अगर संसद में कदम रखा है तो सुमित्रा महाजन मेरा ख्याल है। उमा भारती, मेनका गांधी, ये सब शामिल हैं। और आलोक जी, हालांकि बहुत हम कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जब तक अपनी जुबान से ऐलान नहीं करते हैं तब तक बोलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन राजनाथ, सुषमा, गडकरी, ऐसे नामों पर फैसला अभी बाकी है। बाकी सब संभावित हम सामने रख रहे हैं। इन सब का कि विभाग आखिर क्या हो सकता है, बड़े नेता हैं, बड़ा विभाग चाहिए। देखिए, फैसला इसीलिए मुश्किल हो रहा है कि ऐसे मंत्रालय हैं जिसमें कोई कारपोरेट का हित न दिखाई दे, कहीं दूसरी गड़बड़ न दिखाई दे और सबके बीच में तालमेल हो। मुझे लगता है नरेंद्र मोदी इसी प्रक्रिया में है और सारे लोगों से बात करके करेंगे। लेकिन आपने जैसे सुमित्रा महाजन का नाम लिया, वो 7 बार चुनाव जीती हुई हैं, वरिष्ठ हैं, इसलिए इस आधार पर नहीं, उनकी योग्यता के आधार पर स्पीकर बने। और वैसे अडवाणी जी का नाम था, लेकिन अडवाणी जी को बड़े सम्मान के साथ रखा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि बड़ा एक संतुलन बनाने की कोशिश अंतिम क्षणों तक हो रही है। और ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमने ऐसे दृश्य देखे हैं क्योंकि मैं नरेंद्र मोदी की तुलना कुछ हद तक इंदिरा गांधी युग से करता हूँ, एक बहुमत के साथ जब वो थे। राष्ट्रपति भवन में जब हम कवर करने जाते थे तो कई बार, जैसे आपने यहाँ कुछ कुर्सियां कम हो गई ना, जब वहाँ पहुँचते थे तो जिनके नाम की कुर्सी है, मतलब हो सकता है तो उसके बाद पता चला उसकी कुर्सी हट गई है, वहां जाके उसको पता चलता है उसका नाम कट गया। तो ये परंपरा भी रही है कि यदि किसी का कोई गड़बड़ आखिरी समय में सामने आ जाए कि साहब इन्होंने इनके ऊपर यदि मंत्री बन जाएंगे तो मोदी जी पर उसके छींटे आ सकते हैं। उनके ऊपर यदि कोई गंभीर आरोप है, चाहे वो कॉमनवेल्थ में हो या किसी और घोटाले में हो, कोयला में हो, पानी में हो, इसलिए मुझे लगता है कि बड़ा नाप तोल करके मंत्रिमंडल बनाएंगे ताकि कल आपके चैनल पर हम और आप ये कहते ना दिखाई दे कि इनके घोटाले को पहले नहीं माफ कर दिया, भ्रष्टाचार की सरकार फिर आ गई। आप नहीं कहेंगे, कोई और कहेगा। तो मुझे लगता है फिर मीडिया कटघरे में आ जाएगा। आप बायस्ड हैं, आप पूर्वाग्रह से प्रेरित थे, उसको संभालने की कोशिश हो रही है। हम लोग इसलिए शुभकामना आपके साथ दे सकते हैं इस चैनल पर कि ऐसे मंत्री आए जिसकी एक स्वच्छ छवि हो, जिस मुद्दों को आपने उठाया है, ऐसे मंत्री काफी हद तक आने की कोशिश करेंगे और नहीं होगा तो फिर छटनी हो जाएगी, ये भी उम्मीद करना चाहिए। सुधांशु जी मुस्कुरा रहे हैं अभी। मैं आपसे पहले पूछूं या राकेश सिन्हा जी अभी जुड़े हैं, उनका परिचय भी करा देते हैं। आरएसएस विचारक हैं और यहाँ पर चूंकि जब भी बीजेपी सरकार की बात होती है तो ये हो ही जाता है कि संघ का कितनी पकड़ रहेगी, क्या संघ के हाथ में रिमोट कंट्रोल रहेगा, बहुत सारे सवाल होते हैं। नरेंद्र मोदी के साथ दरअसल रिमोट कंट्रोल जुड़ नहीं सकता है, लेकिन छाप कितनी रहेगी संघ? देखिए, संघ का रिमोट कंट्रोल तब होता है जब गैर संघी लोग वहाँ होते हैं। ये तो संघ ही है। जब सब संघ के स्वयंसेवक ही हैं और परिपक्व स्वयंसेवक हैं। देखिए, एक बात संघ ने नीतिगत रूप से फैसला लिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी को एक राष्ट्रवादी कारणों से, वैचारिक कारणों से मदद करते हैं, सत्ता में लाने के लिए मदद करते हैं। लेकिन संघ और भारतीय जनता पार्टी 2 अलग संगठन, 2 अलग कार्य करने का तरीका, 2 अलग प्रकृति के संगठन हैं।
इसलिए संघ ने समय समय पर काम किया है। श्वेता जी, आप तो बहुत दिनों से देख रही हैं संघ बीजेपी के संबंधों को। 1977 में भी संघ ने काम किया, लेकिन जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद संघ फिर अपनी गति से अपना काम करते रहा। संघ ऐसा करता है, इसीलिए तो मंत्रिमंडल बनने के बाद अपनी गति से अपना काम होगा या मंत्रिमंडल बनने में इतना ही है कि संघ की अपेक्षा जो है कि जो साफ छवि के लोग, और बेसिकली ये चुनौती जो है वो कांग्रेस को हटाने की सिर्फ चुनौती नहीं है, अब एक सकारात्मक चुनौती है कि देश आपसे गवर्नेंस मांग रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और एक साफ सुथरी सरकार। उसमें संघ की अपेक्षा यही रहेगी कि जो अच्छे परिपक्व लोग हैं और जो कार्यकर्ता की तरह हैं, सिर्फ बड़े नाम ही ना हो, जो कार्यकर्ताओं की भी जो छवि है, एक संदेश जाना चाहिए कि मंत्री परिषद सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं रहता है जो बड़े नाम हैं। अर्थात निर्णय लेने की प्रक्रिया में एक होलिस्टिक एटीट्यूड अपनाना यह महत्वपूर्ण होता है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का जो मंत्रिमंडल, मोदी जी का जो मंत्रिमंडल आएगा, वो उससे देश संतुष्ट होगा, सिर्फ पार्टी नहीं, देश संतुष्ट होगा। सुधांशु जी, अच्छे परिपक्व और वरिष्ठ के बीच संतुलन बनाना कितना आसान, कितना मुश्किल? मैं पहले तो एक जुमला था, आदमी मरा सो जानी जब तेरी हो जाए, तो ठीक है। तो यहाँ तो अभी इसलिए कौन आएगा कौन नहीं आएगा, ये सब कयासों में मैं अभी पढ़ना नहीं चाहूंगा। लेकिन एक चीज जो राकेश जी कह रहे थे उसी के आगे एक और जाता हूं। कार्यशैली की परिपक्वता, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो इस सरकार में निकलेगा कि जिसको लेके आ रहे हैं उसकी कार्यशैली की सामर्थ्य भी है कि नहीं है वो, क्योंकि जनता की आपने कहा ना आकांक्षाएं बहुत है। तो सुशासन अगर देना है तो वहां पे जो व्यक्ति जिसको जिम्मेदारी दी जा रही है उसकी परिपक्वता जरूर होनी चाहिए सुशासन देने की। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण होगा। जो एक रिजर्वेशन रहता है कि यार पहली बार जीत कर आए हैं, अभी उनको कुछ दिन एमपी बन लेने दीजिए, और उस वजह से बहुत सारी चीजें उनकी काबिलियत भी दरकिनार होगी। ये अगर आप मसलन जनरल वीके सिंह, नहीं मैं इसका दूसरा उदाहरण देता हूँ। अरुण जेटली जी 99 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री बने। वो तब तक सांसद भी नहीं थे, मंत्री बनने के बाद फिर वो सांसद बने हैं। तो भाजपा की सोच में या भाजपा की सरकारों में ये मापदंड जो है ये प्रमुख नहीं है। व्यक्ति की क्षमता और व्यक्ति सुशासन देने में कितना परिपक्व है। और मैं एक मानता हूं कि बड़ा एक संतुलित और बड़ा ही सक्षम मंत्रिमंडल जो है आप मोदी जी के नेतृत्व में देखेंगे। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति वो हैं जिन्होंने आज तक, देखिए नेतृत्व के लिए क्या चाहिए होता है, आंख में स्वप्न और पेट में आग। इतने दिनों से वो स्वप्न लेके चल रहे हैं कि देश के लिए मुझे सेवा कैसे करनी है, तो बहुत कुछ सोच रखा है। अच्छा, इतने साल से संगठन में रहे हैं तो व्यक्तियों का मूल्यांकन और व्यक्तियों के बारे में जानकारी उसकी भी पर्याप्त है उनके पास। तो इसलिए मैं अभी कोई कयास नहीं लगाना चाह रहा कि कौन आ गया कौन। वैसे जो नाम आपने अभी तक दिए हैं, अगर आप जो जीत के आए हैं या जो भाजपा के अंदर सक्रिय लोग हैं उनकी लिस्ट निकाल दीजिए तो स्वाभाविक तौर से नाम आ जाते हैं। वेंकैया नायडू स्वाभाविक नाम है, मेनका जी 8 बार की 9 बार की जीती हुई है, स्वाभाविक नाम। मतलब इस तरह के नाम स्वाभाविक है। चलिए, खबर क्या आ रही है, क्या घोषणा हो सकती है, ये सारी चीजें भी जान लेते हैं। अशोक सिंघल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक, क्या क्या चीजें निकल कर आ रही हैं अभी तक और कितनी पुख्ता? देखिए, पुख्ता ही है, जिन पे चर्चा हुई है, जिनके नाम पर इन्होंने विचार किया सीरियसली। नरेंद्र मोदी ने जो अपनी कैबिनेट को शेप दिया है उसमें जो मेन मुख्य तौर से हैं श्वेता, उसमें राजनाथ सिंह हैं, नितिन गडकरी हैं, सुषमा स्वराज हैं, अरुण जेटली हैं, और स्पीकर के तौर में सुमित्रा महाजन जो 8 बार से सांसद हैं, उनको स्पीकर के लिए इन्होंने तय किया है कि स्पीकर उनको बनाया जाएगा। वेंकैया नायडू में पार्टी अध्यक्ष रहे, मंत्री भी रहे हैं एनडीए गवर्नमेंट में। बंगारू दत्तात्रेय हैं, गोपीनाथ मुंडे हैं, पीयूष गोयल हैं, हंसराज अहीर हैं, राव साहिब दानवे हैं, रविशंकर प्रसाद हैं जिन्होंने राम मंदिर का केस भी लड़ा था, एनडीए गवर्नमेंट में मंत्री भी रहे थे, वो हैं। रूडी का नाम भी है, और मेनका गांधी जो कि पहले भी मंत्री रह चुके हैं उनको मंत्री बनाया जा रहा है। कलराज मिश्र को मंत्री बनाया जा रहा है। दिल्ली से डॉक्टर हर्षवर्धन को मंत्री बनाया जा रहा है। रतनलाल कटारिया हरियाणा से हैं, किशनलाल गुर्जर हैं, जनरल वीके सिंह जो कि उनको मंत्री बनाया जा रहा है। जनरल जो रिटायर हुए थे हाल ही में, उमा भारती को बनाया जा रहा है। नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश से, फग्गन सिंह कुलस्ते हैं, ये अनंत कुमार हैं, गोवा से श्रीपद नायक हैं, और बंगाल से, पश्चिम बंगाल से बाबुल सुप्रियो जो सिंगर हैं, पहली बार चुनाव जीत करके
संसद पहुंचे हैं उनको मंत्री बनाया जा रहा है। तो ये तमाम नाम है और बहुत छोटी कैबिनेट नरेंद्र मोदी रखने जा रहे हैं। डाउन साइजिंग ऑफ द गवर्नमेंट अशोक जी क्या, और कई मंत्रालयों को बना करके एक मंत्रालय बना साथी दलों के नाम कम दिख रहे हैं जितने नाम हम चला रहे हैं। नहीं, अभी साथी दलों के नाम इसमें नहीं है। जो मुझको जानकारी मिली है श्वेता, इसमें साथी दलों के नाम नहीं है, क्योंकि बिहार में जैसे पासवान की पार्टी से गठबंधन है तो उनकी पार्टी से कोई ना कोई सांसद बनेगा। जो अपना दल है उत्तर प्रदेश में अनुप्रिया पटेल हैं, उनका नाम की चर्चा है। टीडीपी से नाम की चर्चा है। शिवसेना को लेके अभी तय नहीं है। शिवसेना के लोग अभी दिल्ली नहीं आए, उनकी मीटिंग होनी है, वो तय करेंगे कि कैसे क्या फैसला लेना है उनको। अकाली दल कह चुका है कि हम नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन बातचीत चल रही है। तो अभी साथी दलों से नाम आने बाकी हैं। वो फैसला हालांकि कर चुका है, ऑलमोस्ट तय हो चुके हैं, लेकिन थोड़ी देर में ये नाम सामने आ सकते हैं। श्वेता तो जो जी हाँ, इसमें शायद यदि वो जुड़े हुए होंगे तो जैसे मुरली मनोहर जोशी का नाम नहीं ले रहे हैं, हाँ, और कलराज मिश्र का नाम है। हाँ, श्वेता एक बात तथ्य और मेरा ख्याल है सुधांशु जी जानते हैं इस बात को, कलराज मिश्रा राजनाथ सिंह जी से ज्यादा सीनियर है। कलराज मिश्र को लिए जाने से जो एक वोट का एक अपना उत्तर प्रदेश की राजनीति का भी असर है। एक ये संकेत भी है कि ऐसा नहीं है कि राजनाथ सिंह जी सुप्रीम है, सुप्रीम सिर्फ नरेंद्र मोदी हैं। और कलराज मिश्र का भी जो अनुभव है, जो अभी बात कही जा रही थी कि अनुभव लोग भी हों और नए लोग भी हों। दूसरा, मुरली मनोहर जोशी का न होने से यह भी साबित होगा कि तो बुजुर्ग लोगों को यदि अडवाणी जी नहीं है तो डॉक्टर जोशी भी नहीं है। एक बार स्पष्ट भी कर लेते हैं, मुरली मनोहर जोशी का नाम नहीं है उसमें अशोक जी। बिल्कुल श्वेता, अडवाणी और जोशी को लेके कोई फैसला नहीं किया। अडवाणी जी स्पीकर बनना चाहते थे, उन्होंने मैसेज करवाया था कि वो स्पीकर बनने की इच्छा व्यक्त की थी उन्होंने, लेकिन स्पीकर क्योंकि सुमित्रा महाजन को तय किया गया है, तो अडवाणी और डॉक्टर जोशी का नाम नहीं है, क्योंकि 75 प्लस श्वेता ये फैसला किया गया था 75 साल से ऊपर के लोगों को मंत्री नहीं बनाया जाएगा। और इस संघ की तरफ से ये फैसला हुआ था, क्योंकि शांता कुमार बनते, फिर तमाम लोग थे, उधर खंडूरी थे, भगत सिंह कोश्यारी थे, तो ये विचार हुआ था कि 75 साल से ऊपर के लोगों को मंत्री नहीं बनाया जाएगा। अडवाणी जी स्पीकर बनना चाहते, उनको लगा कि अडवाणी जी का स्टेचर इतना बड़ा है, डिप्टी पीएम रह चुके हैं, तो स्पीकर पद उनके लिए उतना ठीक नहीं लगेगा कि उनको स्पीकर बनाया जाए। तो ये विचार हुआ था कि 75 साल के ऊपर नहीं बनाया जाएगा। तो हो सकता है गवर्नर बना के भेजा जाए डॉक्टर जोशी को, या कोई और पद उनको दिया जाए। अडवाणी जी के बारे में और जोशी जी के बारे में अभी उस ढंग से फैसला नहीं लिया गया, और ये कैबिनेट में तो कम से कम नहीं होंगे दोनों, ये तय किया। चलिए, इस अहम इंफॉर्मेशन के साथ हमको ब्रेक लेना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद हम जरूर राय जानेंगे। सुधांशु जी, आपको फंसाऊं मैं इस सवाल में या नहीं फंसाऊं? चलिए, इस ब्रेक के बाद चर्चा होगी जारी। सालार कौन कौन हो सकते हैं? खाका लगभग तैयार है। हम नाम आपको दिखाते हैं एक बार फिर से कि दरअसल कौन से हैं वो चेहरे, कौन से हैं वो नाम जो शामिल हो सकते हैं नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में। ये मंत्रियों की लगभग फाइनल लिस्ट है, जिसमें आप राजनाथ सिंह से लेकर सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, सबके नाम इसमें आप देख सकते हैं। लेकिन चंद नामों को लेकर अभी पसुपेश है, क्योंकि वरिष्ठता की सूची में वो इतने ऊंचे हैं कि आप उन्हें आखिर कौन से मंत्रालय देंगे। कुछ नाम आप यहां से गायब भी देखेंगे। आप इसमें मुरली मनोहर जोशी नहीं देखेंगे, लाल कृष्ण आडवाणी नहीं देखेंगे, लेकिन नए नाम जरूर आप इस सूची में देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने अपनी तरफ से स्पष्ट कर दिया था, हालांकि संकेतों में ये बातें छन छन कर बाहर आई है कि वो एक बड़ा मंत्रिमंडल नहीं चाहते हैं, छोटा चाहते हैं। उस पर हम चर्चा अपनी आगे करेंगे। लेकिन चूंकि यहां पर एक ऐसे वरिष्ठ नेताओं की बात आ चली है जो चुनाव से पहले भी प्रचार के दौरान बहुत सा पसुपेश का दौर गुजरा है। आपने अभी कहा राकेश जी कि जो परिपक्व हैं और जो काबिल हैं उन्हें मंत्रिमंडल में रहना चाहिए। वरिष्ठ उस सूची में कहां रहते हैं? देखिए, पार्टी में जब मंत्रिमंडल बनाया जाता है तो कई बातों का ख्याल रखा जाता है। उसमें एक तो वरिष्ठता का तो निश्चित रूप से ख्याल रखा जाता है। जो वरिष्ठता एक सब्जेक्टिव है। हाँ। जो लोग अति वरिष्ठ हो गए, जिनकी जोशी जी और अडवाणी जी की बात कर रहे हैं, इनकी भूमिका एक मार्गदर्शक की भूमिका पहले भी पार्टी ने कही, और इनका पार्टी में बहुत उपयोग है। सिर्फ मंत्रिमंडल में आना ही पार्टी में कार्यकर्ताओं का उपयोग नहीं होता है, या सांसद बनना ही पार्टी में कार्यकर्ताओं का उपयोग नहीं होता है। लेकिन देखिए ना, सोनिया गांधी की भूमिका जैसे देखते हुए, जब यूपीए की सरकार थी तो
उनके पास कैबिनेट स्तर की ही चीजें उन्हें मिला करती थी, लेकिन कोई मंत्री पद उनके पास नहीं था। ऐसी चीज तो भारतीय जनता पार्टी चाहती नहीं है। देखिए, सोनिया गांधी की परिस्थिति अलग थी। सोनिया गांधी एक पावर सेंटर थी, और पावर सेंटर क्या था, मूल पावर सेंटर वह थी, प्रधानमंत्री एक मुखौटा थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में देखिए, अगर आपको इफेक्टिव गवर्नेंस देना है तो इस संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल को अहमियत देनी पड़ेगी, और प्रधानमंत्री को कुछ अधिकार जो संसदीय व्यवस्था में मिलता है, जिन अधिकारों का क्षरण हुआ है, उस क्षरण से प्रधानमंत्री को बचाना होगा। और मुझे लगता है जो पार्टी को बहुमत मिली है, वह बहुमत मिली है गवर्नेंस के लिए, और पूरी पार्टी इसलिए मानसिक रूप से तैयार है। इसलिए आप देखिएगा मंत्रिमंडल के ना बहुत ज्यादा पार्टी के भीतर प्रयास नहीं है, महत्वाकांक्षा होना अति स्वाभाविक है, प्रयास करना भी स्वाभाविक है, लेकिन जोड़ तोड़ की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी अभी बची हुई है, यह दिखाई पड़ रहा है। दूसरा, प्रधानमंत्री के प्रेरोगेटिव को पूरी पार्टी स्वीकार कर रही है। प्रधानमंत्री अपने ढंग से बताएंगे, पार्टी अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, और जहां भी जरूरत पड़ती है जो परिवार के वरिष्ठ लोग हैं उनके साथ सलाह मशविरा चल रहा है। तो मुझे लगता है कि अंततः जो कल मंत्रिमंडल आएगा वो बहुत ही संतोषप्रद ढंग का मंत्रिमंडल होगा। दरअसल इंतजार हमें भी है कि खाका ये तैयार हो रहा है। हम जिस तरह से आपको बता रहे हैं कि लगभग तय है कि यही सूची होने वाली है। जैसे ही ये सारी चीजें पुख्ता तौर पर सामने हमारे आती हैं, हम आपके सामने रखेंगे, और ये किसी भी वक्त हो सकता है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से खबरें आ रही हैं, लगातार आ रही हैं हमारे सामने, वो हम आपके सामने रख रहे हैं। चर्चा हमारी जारी है, बस एक ब्रेक के लिए। कैसा हो सकता है, कयास बहुत दिनों से इस पर लगाए जा रहे थे, लेकिन कल शपथ ग्रहण है, शाम 6 बजे शपथ ग्रहण है। बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के साथ 25 मंत्री शपथ ले सकते हैं। तो जो तस्वीर अभी तक उभर कर हमारे सामने आई है, और जो खाका लगभग तैयार नजर आ रहा है, वो हम आपको दिखा देते हैं। मोदी के जो मंत्री हैं, उनकी जो लिस्ट लगभग फाइनल है, उसमें हालांकि जिस तरीके से हम अपेक्षा कर रहे थे, राजनाथ सिंह उसमें शामिल हैं, सुषमा स्वराज का चेहरा वहां पर है, अरुण जेटली का चेहरा वहां पर है, नितिन गडकरी उसमें शामिल है। हालांकि इन 4 नामों को लेकर बताया जा रहा है कि अभी तक ये तय नहीं है कि मंत्रालय कौन सा मिल सकता है। रविशंकर प्रसाद एनडीए सरकार में भी मंत्री थे, यहां पर भी उनका चेहरा बताया जा रहा है कि फाइनल लिस्ट में शामिल किया गया है। उनके अलावा भी कई सारे ऐसे नाम हैं जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। स्पीकर के तौर पर सुमित्रा महाजन का नाम सामने आ रहा है, 8 दफा सांसद रही हैं। एक महिला ने कभी भी इतना लंबा दौर संसद में बिताया नहीं है, और इसीलिए ये सारे नाम हम आपके सामने दिखा तो रहे हैं, लेकिन 2 नाम यहाँ नहीं है, लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी। हालांकि ऐसा नहीं हो सकता है कि 2 सरकारों के बीच अगर गैप रहा हो तो वहीं से शुरुआत हो सकती है। अगर ऐसा होता तो लालकृष्ण आडवाणी पहले ही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होते, वो है नहीं, प्रधानमंत्री बने नहीं तो डिप्टी पीएम, अब क्या स्पीकर बनेंगे, कोई मंत्री बनेंगे, ऐसा मुमकिन नहीं लगा, और इस वजह से ये सारी चीजें हमारे सामने दिख रही हैं। ये तमाम चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन 3 खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में लगातार बने हुए हैं। आलोक मेहता जी हैं, सुधांशु मित्तल जी हैं, और राकेश सिन्हा जी हैं। सुधांशु जी, वरिष्ठों को क्यों अलग किया जा रहा है, पार्टी क्या सोच रही है? मुझे लगता नहीं है कि ऐसी कोई चीज होगी, क्योंकि देखिए, आडवाणी जी मोदी जी के मंत्रिमंडल में मंत्री होंगे, नहीं, ये कुछ स्वाभाविक लगता नहीं है। उनका डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहना, वो एक फादर फिगर है, तो इसलिए ये स्वाभाविक नहीं। इसलिए मुझे जो मुरली मनोहर जोशी मंजूर करेंगे फादर फिगर होना, मैंने कहा ना कि जोशी जी के बारे में अभी कोई कयास लगाना संभव नहीं है। एक नाम आप लोग जो बार बार नहीं दे रहे, जो मुझे लगता है जरूर होगा, वो अनंत कुमार जी का है। इस समय वरिष्ठों में अगर आप देखें तो अनंत कुमार जी युवा होते हुए भी, भाई राजनीति में 54-55 साल का व्यक्ति तो युवा ही होता है, और उसमें होते हुए 6 बार के जीते हुए हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, और बड़े सीनियर जनरल सेक्रेटरी हैं। तो वो नाम होंगे। मैंने कहा इसमें कई नाम जो हैं अभी दिख नहीं रहे, जो कि लगता नहीं कि वो नहीं होंगे। मैं तो सिर्फ जैसे आपसे पहले कहा, देखिए बड़ा अच्छा मंत्रिमंडल बनने वाला है, क्योंकि क्षमतावान और जोशीले और जिनमें परिपक्वता है कुछ करने की, ऐसे तमाम लोग आप देखेंगे इस मंत्रिमंडल में आने वाले हैं। और मोदी जी का एक बड़ा, जिसको मैं कहता हूं कि स्वप्न बड़ा स्पष्ट है कि मुझे जल्द ही लोगों के सामने कार्य करके दिखाना है। जो उम्मीदें हैं, जो विश्वास है मुझ पे, वो विश्वास कायम रखना है। इसलिए मोदी जी और उनकी टीम एक बड़ी आकर्षण के साथ जनता के बीच में जाएगी। एक और मैं चीज कहना चाहता हूं, देखिए कानून क्या है, कानून है कि 790 सांसद होते हैं दोनों सदनों में, और 10% इसके आपके अधिकतम मंत्री हो सकते हैं, मतलब 79 हो सकते हैं।
मोदी जी की जो कार्यशैली रही है उसमें बहुत लंबा मंत्रिमंडल जिसमें हर एक को कुछ ना कुछ दे दो ताकि लोगों को खुश करके मंत्रालय बांटे, ना तो उनके ऊपर कोई ऐसी कंपल्शन है ना ये उनका स्वभाव है। तो बहुत ही कोहेसिव, जिसमें कहा लीन गवर्नमेंट इफेक्टिव गवर्नेंस, ये जो शब्दावली है ये कहीं इनके मंत्रिमंडल में आपको इसका आभास दिख जाएगा। और मैंने कहा कि बहुत परिपक्वता के साथ ये मंत्रिमंडल लोगों की आकांक्षाओं पे पूरा उतरने वाला है। बाकी तो कुछ चंद घंटे बचे हैं। हाँ, इससे पहले किसी के बारे में कुछ मैं कहूँ, लेकिन क्या करें, कौतूहल है ऐसा, उत्सुकता है ऐसी। एक बात इसमें हमको और ध्यान देने की, अभी तक जो लिस्ट आप बता रही हैं ऐसा नहीं है, बीच में कुछ चर्चाएं चली थी ब्यूरोक्रेट्स या कुछ ऐसे लोग जो बाहर के हैं, उनको हो सकता है राज्य मंत्री के रूप में एक दो कोई ऐसे विशेषज्ञ उनको लाया जाए, वरना जो अभी जो रिपोर्ट्स मिल रही हैं उनके लिए कुछ अलग से विशेषज्ञ के रूप में, सलाहकार के रूप में रोल दिया जाएगा, वरना एक छवि एकदम बदल जाती। होने को हो सकता है बहुत ईमानदार, जैसे मैंने कहा ना, कोई पत्रकार बहुत ईमानदार हो सकता है, कोई ब्यूरोक्रेट, वैसे भी जनरल वीके सिंह का नाम आ रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो जनता से जुड़े हुए लोग हों। इस मंत्रिमंडल में यदि ऐसे ब्यूरोक्रेट, वरना देखिए मनमोहन सिंह की सरकार की बर्बादी का कारण क्या था, ब्यूरोक्रेटिक एक पूरा अप्रोच वैसा था, चाहे उसमें मंत्री उतने न हो, तो जब ब्यूरोक्रेट को बनाए जाने की संभावनाएं दिखने लगी थी, या उस तरह के लोग जो बिल्कुल पॉलिटिक्स से कटे हुए हो, सबसे बड़ी चुनौती होगी। हाँ, प्रधानमंत्री खुद कटे हुए थे जनता से, यही तो होता ही होता। तो ये प्रधानमंत्री सोच, बीच के हम सोच जान लेते हैं। अशोक सिंघल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी ने ही हमारे सामने ये सूची पूरी रखी है कि दरअसल खाका क्या है, और लगभग लिस्ट फाइनल ही हम समझे। अशोक जी, क्या फिलॉसफी है, क्या सोच है, किस चीज को लेकर चर्चा हुई है इतनी कि जो नाम नदारद हैं वो हमें दिख रहे हैं, और जो नाम दिख रहे हैं उन सारी चीजों के पीछे क्या सोच चल रही है? देखिए श्वेता, एक कॉम्बिनेशन है। मोदी का एक सबसे प्रायोरिटी ये रहेगी परफॉर्मेंस, अकाउंटेबिलिटी, ये तमाम चीज़ों को लेकर के सरकार चलेगी। और जो डाउन साइजिंग ऑफ द गवर्नमेंट, जो बात होती है कि बहुत छोटी सरकार बनाएंगे, लेकिन तमाम स्टेट्स का कॉम्बिनेशन देखा गया है। जो काम करने वाले लोग हैं, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है, जिन्होंने जो मंत्री रहे हैं, चाहे वो स्टेट में रहे हो या सेंटर में रहे हो, उनके काम को देखा गया है। मोदी का कॉन्सेप्ट ये था कि युवा और फ्रेश चेहरे भी आने चाहिए इसमें। 75 साल की, जैसे मैंने बात की कि 75 साल से ऊपर के लोगों को नहीं लिया जाएगा। जो लोग एनर्जेटिक है, जिनकी छवि अच्छी है, जो काम कर सकते हैं, जिन्होंने पहले भी प्रूव किया है, तो तमाम चीज़ों को देखते हुए उनको लाया गया इस मंत्रिमंडल में। और मोदी ये जरूर देखेंगे कि परफॉर्मेंस क्राइटेरिया उनका बहुत ज़्यादा रहेगा। वो तमाम चीज़ें टारगेट दिए जाएंगे, चाहे वो युवा मंत्री हैं, चाहे वो सीनियर मंत्री हैं, ये तमाम चीज़ें देखी जाएगी। और एक्सपीरियंस तो रखा ही गया, इसमें एक्सपीरियंस को भी रखा गया है। युवाओं को भी आगे बढ़ाया गया, जो पहले कोई रोल सोचा गया है आडवाणी जी के लिए, मुरली मनोहर जोशी के लिए? देखिए, सम्मान रखा जाएगा, ये संघ ने भी कहा था मोदी से, और मोदी भी चाहते हैं कि इनका सम्मान रखा जाए, चाहे अडवाणी हो चाहे डॉक्टर जोशी हो। अडवाणी जी क्योंकि स्पीकर पद चाह रहे थे, स्पीकर पद विचार हुआ कि उनके लिए ठीक नहीं होगा क्योंकि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, तो अब कोई ना कोई ऐसी चीज तलाशी जा रही है, ऐसा पद तलाशा जा रहा है जो उनका सम्मान रखा जाए। और जहां तक डॉक्टर जोशी की बात है, उनके लिए भी सम्मान उनका रहे, ऐसा कुछ किया जाएगा। लेकिन अभी तक कोई विचार नहीं किया गया है कि उनको क्या दिया जाएगा। अभी तक कोई ऐसा पद तलाशा नहीं गया है, ऐसा कोई विचार नहीं किया गया कि उनको ये दिया जा रहा है। लेकिन सम्मान नरेंद्र मोदी के लिए छोड़ देते हैं, नरेंद्र मोदी भी चाहते हैं और संघ भी चाहते हैं, पार्टी के लोग भी चाहते हैं कि क्या देना चाहते हैं, क्योंकि ये वाकई ऐसा पेचीदा सवाल हो जाता है जिसके आगे समझ नहीं आता है। लेकिन सम्माननीय हो क्या सकता है ऐसे, राकेश जी? देखिए, आपने कहा गाइड करेंगे, फादर फिगर रहेंगे, लेकिन कोई तो रोल रहेगा, आप सिर्फ एक सांसद रहेंगे। श्वेता जी, असल में हमें कांग्रेस सिस्टम की आदत पड़ गई है। अच्छा। जिस कांग्रेस सिस्टम में हर व्यक्ति को कुछ न कुछ चाहिए। भारतीय जनता पार्टी पहली बार सरकार में आई है, और भारतीय जनता पार्टी जो अपने बारे में कहती रही है, ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत आदर्श स्थिति में है, लेकिन संसदीय जनतंत्र में मंत्रिमंडल बनाकर और संसदीय पार्टी का बेहतर ढंग से उपयोग करना, चूंकि जो चुनौती है बहुत छोटी चुनौती नहीं है, पार्टी मान के चल रही है। आपने एक पार्टी को विस्थापित किया है, एक वैकल्पिक पार्टी आई है, तो आपके प्रतिकूल जो वातावरण बनाने वाली ताकतें अभी खड़ी हैं। इससे पार्टी जो सोच रही है उसमें 3 बातें निश्चित हैं। एक, पारदर्शिता के साथ गवर्नेंस देने के लिए हो, जो आलोक जी एक दूसरी बात कह रहे थे, सुधांशु जी ने भी कहा, साफ सुथरी छवि के लोग निश्चित रूप से हों। तीसरा, इफेक्टिव गवर्नेंस दें। इसके लिए पार्टी इस आधार पर मंत्रिमंडल बना रहे हैं। और नामों की जहां तक बात है, यह तो नरेंद्र मोदी जी के लिए छोड़ देना चाहिए, विभाग और नाम। और एक आप लगातार देखिए, नरेंद्र मोदी जी कहीं कमरे में बैठकर नहीं बना रहे हैं,
उनसे पार्टी के लोग मिल रहे हैं, वे संगठन के जो संघ के भी वरिष्ठ लोगों से उनकी का परामर्श चल रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष से लगातार परामर्श चल रहा है। तो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से इस मंत्रिमंडल का गठन हो रहा है। ना इंदिरा गांधी का तरीका है, ना राजीव गांधी का तरीका है, ना अराजकता है और ना ही केंद्रीकरण है। तो यह कुछ मिथक बने हुए हैं पार्टी के बारे में, कुछ नरेंद्र मोदी के बारे में। मंत्रिमंडल बनने के बाद मिथक टूटेगा। जैसे चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी जी के बारे में मिथक टूटा, पार्टी के बारे में मिथक टूटा, तो मंत्रिमंडल बनने के बाद वह भी मिथक टूटेगा और गवर्नेंस आने के बाद तो सारे मिथक टूट जाएंगे जो कि सेकुलरवादी ताकतों ने नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बारे में बना रखा था। और मुझे लगता है यह मंत्रिमंडल 1952 से लेकर और कल तक मीन्स मनमोहन सिंह तक, जवाहरलाल नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक जो संसदीय जनतंत्र को हैंडल करने का जो तरीका था, उससे कुछ भिन्न रूप में आपके सामने आएगा। नरेंद्र मोदी के लिए कहते हैं कि सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, 8 बजे तक तैयार रहते हैं काम के लिए। उम्मीद करते होंगे कि मंत्री भी जो मेरे होंगे 18-18 घंटे काम करेंगे, तो इसके लिए तो 75 प्लस तो रूल आउट हो ही जाता है। ऐसे सुधांशु ना 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 हा? ऐसा नहीं है। काम करना और उम्र दोनों में आपस में कोई संबंध नहीं है। हाँ, मोदी जी खुद क्योंकि काम करने में इतने परिपक्व हैं, उसकी वजह से नीचे तक ये जो है संदेश चला जाएगा। देखिए हमेशा क्या होता है, ईमानदारी, सुशासन, परिपक्वता, ये सब ऊपर से नीचे आती है, नीचे से ऊपर नहीं जाती है। ऊपर वाला आदमी ईमानदार है, भ्रष्टाचार के खिलाफ उसका दृढ़ संकल्प है, तो आप देखिएगा प्रशासन नीचे तक वही होने वाला है। लेकिन क्या ये कंट्रोल में उनके रहेगा? क्योंकि गुजरात में मंत्रिमंडल में उनके मंत्री पर आरोप था। ना 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 ना, गुजरात में आज तक भ्रष्टाचार का किसी पर आरोप नहीं है। कुछ अलग अलग आरोप है, वो छोड़िए, उनमें से बाहर जाना फायदा नहीं। लेकिन गुजरात की सरकार में भ्रष्टाचार था, ये तो आरोप ही नहीं था। यही तो सबसे बड़ी उनकी उपलब्धि थी। आज लोगों में अगर सुशासन की कल्पना है तो क्यों है कि 12 साल तक प्रशासन दिया जिसमें भ्रष्टाचार नाम की चीज कहीं दिखी नहीं, जहां पे लाल फीताशाही नहीं दिखी, एक संवेदनशील सरकार दिखी, वैचारिक विश्वसनीयता दिखी, प्रशासनिक विश्वसनीयता दिखी और चारित्रिक विश्वसनीयता दिखी। ये जो चारित्रिक विश्वसनीयता है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोगों में आज चरित्रवान राजनीति है, इस पे ही विश्वास उठा हुआ है। चलिए, एक ब्रेक का वक्त हो गया है। दरअसल ये ऐसी चीजें हैं जो मॉडल के तौर पर दिखाई तो दी हैं, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि वो सरकार में भी दिखाई दें जब सरकार बने। अभी तो मंत्रिमंडल गठन की बात हो रही है, मंत्रियों की सूची हम आपके सामने रख रहे हैं। फिलहाल हम रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए आज तक।